नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में बदइंतजामी की खुली पोल, अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी, प्रभारी मंत्रियों की गैर हाजिरी से भी हैरानी, मोर्चे पर डटे सीएम धामी। चारधाम यात्रा पर केंद्र ने लिया अपडेट, प्रदेश सरकार ने दी जानकारी, कहा सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का कराया जा रहा पालन। फायर सीजन में सुलगते जंगलों को बचाने के लिए सरकार उठाएगी प्रभावी कदम, सीएम धामी ने दिए संकेत, कहा वन अग्नि की घटना आने वाले सालों के लिए सबक। और स्कूल बस और वैन में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, अग्निशमन विभाग का सहयोग लेगा आरटीओ, स्कूल बस ड्राइवर को दी जाएगी ट्रेनिंग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चारधाम में फैली अव्यवस्था को लेकर जहां अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिलों के प्रभारी मंत्रियों की भी गैर मौजूदगी सवालों के घेरे में है, क्योंकि यात्रा के दौरान एक भी प्रभारी मंत्री ने अपने जिले में जाकर ना तो दौरा किया और ना ही व्यवस्थाओं को परखा है। देखिए रिपोर्ट। हर मोर्चे पर डटे सीएम धामी, लेकिन मंत्रियों ने कमान नहीं संभाली। यात्रा में श्रद्धालुओं को होती रही परेशानी, प्रभारी मंत्रियों की गैर मौजूदगी से हैरानी, विभागीय मंत्रियों को यात्रा से नहीं सरोकार, प्रभारी मंत्रियों ने भी किया दरकिनार। देश दुनिया की नजरें इस वक्त उत्तराखंड पर है। वजह है विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, जहां से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत से ही फैली अव्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात बिगड़ता देख सूबे के मुखिया को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि ना तो विभागीय मंत्री यात्रा को लेकर अलर्ट दिखे और ना ही जिलों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी मंत्री। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, दोनों ही मंत्री यात्रा के दौरान प्रदेश से बाहर रहे। तो वहीं प्रभारी मंत्रियों ने भी अपने अपने जिलों में जाकर चारधाम यात्रा की व्यवस्था को परखने की जहमत तक नहीं उठाई। चारधाम यात्रा के तहत पड़ने वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों की बात करें तो चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब भी है, जिस जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा है और रुद्रप्रयाग जिले में ही चारधाम यात्रा की सबसे कठिन पड़ाव केदारनाथ धाम पड़ता है। उत्तरकाशी जिले में 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री पड़ते हैं और जिले के प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन अभी तक किसी भी प्रभारी मंत्री ने अपने प्रभार वाले जिले में जाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जरूर इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री अपने जिलों तक नहीं पहुँच पाए। जिलों का दौरा न करने को लेकर जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछा गया, तब आचार संहिता का हवाला वो देते नजर आए। उनका कहना है कि इस दौरान वो अधिकारियों के साथ ना तो बैठक कर सकते हैं और ना ही बिना बैठक के कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस टाइम चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है और हालांकि मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि हमारे पहले फेज में हमारा चुनाव हो गया था, उत्तराखंड के चुनाव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में जो आचार संहिता है पूर्णतया उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, प्रभावी है। मेरे आप देखिए कि इसी बीच में मैंने शहरी विकास से संबंधित जो 29 निकाय हैं जो चारधाम यात्रा मार्ग पे पड़ते हैं, उनकी मैं बहुत पहले से इच्छा रखता था कि मैं उनकी बैठक करूं, कैसे वहाँ लाइट की व्यवस्था हो, कैसे पानी की व्यवस्था हो, कैसे शौचालय की व्यवस्था हो, कैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, कैसे वहाँ पे नाले और नालियों की सफाई की व्यवस्था हो, हमारे व्यक्ति वहाँ पे मुस्तैद रहें, इसकी बातचीत हो। लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण मैं नहीं कर पा रहा था। चलिए, माना मंत्री जी कि आचार संहिता के कारण आप जा नहीं पाए, लेकिन यदि आपकी चारधाम यात्रा व्यवस्था को परखने की मंशा होती तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ली जा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मंत्रियों का दायित्व खत्म हो गया है। सरकार ने कई निर्णय चारधाम यात्रा को लेकर लिए हैं
अब आचार संहिता का बहाना ठीक नहीं। आचार संहिता है, लेकिन क्या मंत्रियों का दायित्व समाप्त हो गया है? क्या आचार संहिता के समय सरकार की एग्जिस्टेंस नहीं रहती है? सरकार की एग्जिस्टेंस तो रहती है। आखिर आप अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, आपने 4 सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी, तो वो भी तो सरकार के निर्देश पे हुआ है ना। मैंने कहा ना कि पूरी सरकार सोई हुई है। सब लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं, उन्हें चारधाम यात्रा से कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए मुझे, पर्यटन मंत्री जो है चारधाम यात्रा पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, तो दूसरी ओर फिर वीआईपी मूवमेंट क्यों हो रहा है? तो ये सरकार का असली चेहरा है। जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि जब सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आचार संहिता के बीच अपने स्तर से कई बड़े फैसले ले रही हैं, तो फिर प्रभारी मंत्रियों को किसने रोका है? सच तो ये है कि आचार संहिता की आड़ में प्रभारी मंत्री काम करने से बचते दिख रहे हैं। प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपडेट लिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि केंद्र ने श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित चलाने के लिए सरकार पंजीकरण का सख्ती से पालन करा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी कर स्पष्ट किया है कि अगर तीर्थयात्री बिना पंजीकरण के आते हैं तो उन्हें चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी, और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से, और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटना को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही है। सीएम धामी ने जंगलों में लगी आग की वजह से हुए नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले सालों में वनाग्नि से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, इस पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि बारिश के बाद पहाड़ों पर हालात नियंत्रण में हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर कल्याणिका डोल आश्रम के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने अल्मोड़ा पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने श्री यंत्र पूजन, आचार्य पीठ का शुभारंभ और कन्या पूजन किया। अग्नि अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है, और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है, और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं, और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हुई अल्मोड़ा विकास। वन विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आया। उस पर काम चल रहा है, क्योंकि पहले ही कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए हम ठोस प्लान बना रहे हैं। एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ राजधानी दून में बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान। दून वासियों को ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही बिजली की समस्या दूर हो पा रही है। आखिर कैसा है लोगों का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी की पूर्ति की जाए, बिजली की भी पूर्ति की जाए जी, समय समय पर बिजली मिल जाए हमें और पानी भी मिल जाए हमें। बिजली और पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं जी। पानी की बड़ी परेशानी है, बूढ़े आदमी कहाँ जाए ढोने के लिए पानी। ये है दूनवासी जो एक तरफ गर्मी का सितम झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली और पानी की किल्लत से परेशान हैं। शिकायत भी कराई है और अब तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, सबको ही हर घर में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इसका कोई जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाए तो ज़्यादा बेटर है पब्लिक के लिए भी ना। इतनी ज़्यादा गर्मी है, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना,
एक तो ना टाइमिंग, अगर टाइमिंग बिल्कुल फिक्स हो ना तो इंसान फिर भी मैनेज कर ले कि पानी अपना स्टोर करके रख ले, बट टाइमिंग भी फिक्स नहीं, कब पानी चले जाए। चिलचिलाती धूप में गला लोगों का सूख रहा है, लेकिन देहरादून के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत तो ये है कि राजधानी देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है और लोगों के पास प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं। वही बिजली का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। बिजली संकट से भी लोगों का बुरा हाल है। तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है और बिजली भी समय समय पे बार बार बिजली भाग जाती है। इससे हर आम आदमी बड़ा परेशान है। इससे जो हमारे कारखाने उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। समस्या तो है ही भाई, क्या कह सकें हम इसके बारे में। बताओ, ये तो सरकार ही उस पर वो करेगी ना, अपना सरकार को देखना चाहिए ना भाई, तो बिजली तो प्रॉपर कम से कम आनी ही चाहिए। हर साल गर्मी के मौसम में दून वासियों का यही हाल होता है, लेकिन पेयजल और बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में समीक्षा बैठक की, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत देर से जागते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत देर से जागते हैं, चाहे वो वनाग्नि की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की बात हो, चाहे पेयजल संकट और बिजली कटौती की बात हो। हम लगातार जो है 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया इस विषय को उठा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया बिजली कटौती जो है एक बड़ी समस्या बन रहा है, लोग इससे परेशान हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों को दिक्कत हो रही है, स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़मर्रा के काम जो है ऑफिसों में नहीं निपटाए जा सक रहे हैं और लो वोल्टेज है, बिजली कटौती इस कारण जो है ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं। 132 से ज़्यादा ट्यूबवेल जो है लो वोल्टेज के कारण जो है जल भराव नहीं कर पा रहे हैं। इससे पेयजल संकट जो है गहराए और हर वार्ड में ये स्थिति है। अब आप निर्देश दे रहे हैं, आप जो है समय रहते जो है तैयारियां क्यों नहीं करते? वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि लोगों को पानी मिल सके इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और वैकल्पिक मार्ग निकाले जा रहे हैं। देखिए, सरकार का प्रयास आम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। टैंक के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से हर गली मोहल्ले में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही बिजली कटौती को लेकर के भी आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक ली गई और क्योंकि गर्मियों के सीज़न में पेयजल की और बिजली की जो समस्या आती है उसके निदान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी उत्तराखंड में बिजली कटौती और पानी की समस्या बनी रहती है। इसे लेकर सियासत भी खूब होती रही, लेकिन सवाल तो आम जनता की समस्या के समाधान का है कि आखिर उन्हें पेश आ रही समस्या से निजात कब मिलेगी। रुद्रपुर में भी पेयजल की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। लोग क्षेत्र में घटते जल स्तर को लेकर चिंतित है। आलम यह है कि क्षेत्र में मौजूद जल स्रोत सूख रहे हैं, मवेशियों के लिए भी पर्याप्त पीने का पानी नहीं है। बता दें कि क्षेत्रवासी प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लोगों की समस्या को देखते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि जल स्रोत को बचाए जाने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी, साथ ही पानी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब जो है पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया है, नदी नाला तो सूखे पड़े हैं, इधर पशु पक्षी भी पानी के लिए तराई तराई मची हुई है। तो मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगी कि इस तराई में जो बेमौसमी धान लोग लगा रहे हैं इसमें थोड़ा अंकुश करें, जिससे कि जीव जानवर को ये पानी की भरपाई पूरी तरीके से मिले। हम क्या सहूलियत दे सकते हैं, क्या अनुदान दे सकते हैं किसानों को, तो बड़ा लंबा एक मंथन हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों के जहन में अब सोचने के लिए लोग विवश हुए हैं कि इसका विकल्प भी तलाशना हम सब की जिम्मेदारी है। तो अगले 1-2 बैठकों में इस पर निर्णय होगा और भविष्य में हमारी ये कोशिश है कि इस ज़िले में वाटर लेवल मेंटेन रहे, फसल भी अच्छी हो, किसान खुशहाल भी रहे। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर हम लोग एक नीति बना रहे हैं। आगे कुछ समय में इस पर हम लोग अंतिम निर्णय। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र और बुग्गावाला क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ नदी का सीना चीर रहे हैं। खनन माफिया सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए खनन को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की माने तो क्षेत्र में कई क्रशर हैं जो अपने फायदे के लिए राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इस मामले में भगवानपुर एसडीएम का कहना है कि खनन की मिल रही शिकायतों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही जुर्माना लगा रहा है। देखिए, इस पर अगर कोई ऐसा खनन हो रहा है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है
और विगत माह में 3 FIR इसमें की गई है अज्ञात के खिलाफ और लगभग 50 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। आगे भी इस पर कार्रवाई जारी रहेगी अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है। तो दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि जो ट्रैक्टर वाले हैं वो चढ़ाने तक की धमकी देते हैं उन्हें। नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। उधर उत्तराखंड परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन में फायर सेफ्टी ऑडिट की तैयारी कर चुका है। आरटीओ शैलेश तिवारी के मुताबिक विभाग जून में ऑडिट करवाएगा और इसके लिए तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये ऑडिट अग्निशमन विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इस दौरान विभाग वाहनों में किसी तरह की कमी मिलने पर उसे भी पूरा करेगा और इसके अलावा विभाग स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगा। बता दें कि आरटीओ उत्तरकाशी जिले के मोरी नेटवर्ड में स्कूल वैन में लगी आग को लेकर अलर्ट हो गया है। आपने बताया जैसा कि उत्तरकाशी के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद बच्चे तो उतर आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैन पूरी तरह से जल गई। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक जो स्कूल के वाहन हैं, जैसे स्कूल वैन है, स्कूल के बस हैं, जिनसे बच्चों को ढोया जाता है, उनकी हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग गाड़ियों को चेक करेंगे, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो ड्राइवर हैं या गाड़ी के मालिक हैं या स्कूल वाले हैं, इनको हम ट्रेनिंग भी देंगे। रुड़की हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त है। जानकारी के मुताबिक खस्ताहाल पुल का सेफ्टी ऑडिट भी हो चुका है। सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट के बाद से पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुल निर्माण को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायक का स्थानीय लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उधर बीजेपी विधायक का कहना है कि पुल निर्माण को लेकर प्रक्रिया जारी है। ये मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि आपके माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज़ उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। समस्या उसका समाधान करना। पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी, बाढ़ आई थी, तो उसमें पुल, हमारा स्थानीय पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको CBI ने भी जांच करके रिपोर्ट दी थी कि पुल में भारी वाहन ना चले। तो पुल के द्वारा हल्के वाहन जा रहे थे, पर हमारे जो गांव जुड़ते हैं यहाँ पर, कानापुर और शेरपुर और बेलड़ा गांव जुड़ते हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत लंबा चक्कर लगा जाना पड़ रहा था। हमारे किसान भाइयों को दिक्कत हो रही थी ट्रॉली लेकर जाने में। हमारे जो जीप जा रही हैं, लोकल जो बस की सवारी जाती है, उनको दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, जो सोलानी पुल पे एक रपटा बनाया गया है, और पहले भी वैकल्पिक व्यवस्था बनती रही है। ऋषिकेश एम्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी सीधा अस्पताल की 4थी मंजिल के इमरजेंसी वार्ड में घुस जाती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्मी स्टाइल में दून पुलिस की एंट्री। ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड में घुसी पुलिस की गाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ऐसा सीन शायद अब तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ ना तो किसी फिल्म का सीन चल रहा है और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग। ये तस्वीरें हैं ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड की, जहां फिल्मी स्टाइल में पुलिस अपनी जीप लेकर एम्स की 4थी मंजिल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जितनी तेजी से पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी वार्ड में घुस रही है, उतनी ही तेजी से सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाते हुए वार्ड में बेड पर लेटे मरीजों के स्ट्रेचर को हटाते नजर आ रहे हैं। दरअसल फैसला ऑन द स्पॉट की एक कोशिश में पुलिस एम्स के अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। दरअसल अधिकारी पर महिला डॉक्टर से छेड़खानी का आरोप लगा था। ऐसे में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जीप लेकर इमरजेंसी वार्ड में ही पहुंच गई।
पुलिस के मुताबिक 19 मई की शाम ऋषिकेश एम्स के ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी चल रही थी। तभी नर्सिंग अधिकारी सतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में नाराजगी इतनी बढ़ी कि वो हड़ताल पर चले गए। डीन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी सतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की। विरोध कर रहे डॉक्टरों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अस्पताल में ही गाड़ी लेकर पहुंच गई। फिल्मी स्टाइल में पुलिस की एंट्री का वीडियो वायरल होने के बाद लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई पुलिस की सराहना कर रहा है तो कुछ लोग इसे पुलिस का दिखावा बता रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि यदि आरोपी अस्पताल में मौजूद था तो फिर आसानी से उसे वहां जाकर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके लिए इतना दिखावा क्यों? फिलहाल सोशल मीडिया पर पुलिस के स्टाइल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में बदइंतजामी की खुली पोल, अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी, प्रभारी मंत्रियों की गैर हाजिरी से भी हैरानी, मोर्चे पर डटे सीएम धामी। चारधाम यात्रा पर केंद्र ने लिया अपडेट, प्रदेश सरकार ने दी जानकारी, कहा सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का कराया जा रहा पालन। फायर सीजन में सुलगते जंगलों को बचाने के लिए सरकार उठाएगी प्रभावी कदम, सीएम धामी ने दिए संकेत, कहा वन अग्नि की घटना आने वाले सालों के लिए सबक। और स्कूल बस और वैन में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, अग्निशमन विभाग का सहयोग लेगा आरटीओ, स्कूल बस ड्राइवर को दी जाएगी ट्रेनिंग।